मैं दिल्ली वापस आया हूँ लौटकर। माता रानी के दर्शन बहुत शानदार तरीके से और रेस्ट करने के बाद फिर हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया सुबह से। अ वेरी गुड आफ्टरनून। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मोहित, प्रणय, अजय, गौरव, आदर्श, रंजीत, अरुण, विराट, लव, निशांत, अरुण, साजिद, अनिल, आदर्श, विशाखा, आयुष, नितेश, मोहित, अभिनव, तनु, नीरज, आदित्य। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सब लोगों के लिए हमने माता रानी से आशीर्वाद ले लिया। आप सब लोगों के लिए हमने माता रानी से आशीर्वाद ले लिया है। ठीक है, चलिए। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे, सुबह 4 बजे आए बेटा अपने घर पर लौटकर। हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर। मुझे याद है कि मैं आप लोगों को कैलेंडर चैप्टर पढ़ा रहा था और सैटरडे को भी हम लोगों ने क्लास ली थी, है ना। सैटरडे को क्लास ली थी ना, 18 जनवरी को। जी हाँ। और कैलेंडर चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले तो देखा था कि लीप वर्ष क्या होते हैं, अधिवर्ष क्या होते हैं। तो लीप वर्ष को पहचानने की ट्रिक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। 4 या 400 से भाग करते हैं। 4 या 400 से भाग देने पर जिस वर्ष में 4 या 400 से पूरा भाग जाएगा वो वर्ष लीप वर्ष और अधिवर्ष कहलाता है। जब शताब्दी वर्ष होती है तो हम 400 से भाग देते हैं। अच्छा, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं कैसे पता चलता है? सर 100 वर्ष में 24 आते हैं, 200 में 48 आते हैं, 300 में 72, 400 में 97। 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97 लीप वर्ष आते हैं हमारे निकल के। पहली शताब्दी में 24 लीप ईयर थे, दूसरे में भी 24 थे, तीसरे में भी 24 थे। लेकिन अगर मैं चौथी शताब्दी की बात करूं तो वहां पर टोटल 25 लीप ईयर आ गए हमारे। चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर आ गए? चौथी में आ गए 25 लीप ईयर। अच्छा, फिर मैंने ना ऑड डेज का कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया था। ऑड डेज का कंसेप्ट क्या होता है? रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 के शेषफल को हम विषम दिन कहते हैं। आगे जाने पर प्लस करते हैं, पीछे जाने पर माइनस करते हैं। अच्छा, अगर दिनों की कुल संख्या दे रखी हो तो सीधा सीधा 7 का रिमाइंडर निकाल लो। अगर मान लो 2 महीने दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं? पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, फिर टोटल डेज निकल कर आ जाते हैं, फिर रिमाइंडर ऑफ 7 निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो ईयर्स दे रखे हो तो ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। और ऑड डेज निकालने की एक ट्रिक थी। इस ऑड डेज के आधार पर हमने रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चंस किए थे। रेफरेंस कैलेंडर जानते हो कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता है, उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन पता करना। तो ऑड डेज के आधार पर हमने रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन किए सबसे पहला। फिर नंबर 2 हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे? एज कैलकुलेशन। हमने एज कैलकुलेट करना सीखा। नंबर 3 हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे एज कैलकुलेशन के द्वारा? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। बेटा शताब्दी का मतलब जैसे 1900, 1800, 1600, 1700, दीज ऑल आर सेंचुरी ईयर, जिसके आगे 2 जीरो लगे होते हैं। फिर हमने एज कैलकुलेशन के बाद क्या सीखा था? एज कैलकुलेशन के बाद हमने सीखा था, एज कैलकुलेशन के बाद हमने क्या सीखा था? एज कैलकुलेशन के बाद मैंने क्या सिखाया था आपको? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कोई भी वर्ष, है ना, कोई भी वर्ष बेटा कितने वर्ष बाद रिपीट होता है। जैसे नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट नहीं होती वो 6 साल में रिपीट होती है। ठीक है, लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल लगते हैं। लेकिन ये जो ट्रिक है ये विद इन अ सेंचुरी काम करती है। अगर हम सेंचुरी को क्रॉस करते हैं तो वहां पर हमें ना ऑड डेज कैलकुलेट करने होंगे। ऑड डेज का मतलब क्या है? ऑड डेज का मतलब क्या है? हाँ, आपने आरती ज्वाइन करी थी जो टीवी पर आती है, बिल्कुल। हाँ जी हाँ, हमने संडे को शाम को आरती ज्वाइन करी थी जो टीवी पर आती है, बिल्कुल। हमें आप लाइव आरती में देख सकते थे। माता वैष्णो देवी की शाम की आरती हमने ज्वाइन करी थी। जी हाँ, शाम की आरती हमने ज्वाइन करी थी। हाँ जी, माता रानी का आशीर्वाद था। हाँ, जिनकी वजह से वो सब कुछ संभव हो पाया, हम आरती भी ज्वाइन कर पाए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग देखो ये चीजें कैलेंडर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं आपको, कैलेंडर चैप्टर को पढ़ने के लिए ना आपको ना सीक्वेंस में सारे लेक्चर अटेंड करने होंगे। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया हुआ है बीच में तो आप आज का लेक्चर मत देखो, क्योंकि कैलेंडर चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सारे लेक्चर बेटा सीक्वेंस में करने पड़ेंगे। सारे लेक्चर सीक्वेंस में करने पड़ेंगे। अगर कहीं भी बीच में कोई मिसिंग हो रही है तो फिर लेक्चर देखना बेकार है बेटा।
देखो सबसे पहले हमने बताया था आपको, मैं सारे क्वेश्चंस का ना जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का मतलब इनमें से ये लीप ईयर है, बाकी कोई भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन था वो सबसे अलग था। फिर हमने बताया कि 2 वर्षों के बीच में कितने लीप वर्ष आते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है क्या करना होता है, 2 वर्षों के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं, इसके लिए हमें ना इंडिविजुअल लीप ईयर काउंट करने होते हैं। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल लीप ईयर काउंट करने होते हैं, ठीक है, हमने इंडिविजुअल लीप ईयर काउंट कर लिए थे। पहली शताब्दी में 24 थे, दूसरी में भी 24 थे, है ना, चौथी में लेकिन 25 लीप ईयर थे, क्योंकि जो 400वीं वर्ष थी वो लीप ईयर थी। अच्छा, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, जितने लीप ईयर होंगे, लेकिन 400 वर्षों में 29 तारीख तो बेटा हर महीने में आती है। तो 400 वर्षों में 29 तारीख बेटा, एक साल में 11 बार तो 29 तारीख आनी आनी है, फरवरी के महीने को हटा दो। तो 400 वर्षों में 11 × 400 यानी कि 4400 बार तो 29 तारीख आएगी, प्लस 97 हमारे लीप ईयर हैं, उसमें भी 29 फरवरी है, तो वो और जोड़ दो। तो 400 वर्षों में 29 तारीख तो 4497 बार आती है, लेकिन 29 फरवरी सिर्फ 97 बार आती है ना। चलिए साहब, इसके बाद फिर मैंने ना ऑड डेज से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे कि आज मंगलवार है, तो 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सीधा ऑड डेज निकाल लो, प्लस कर दो, ठीक है। फिर रिलेटेड टू ऑड डेज हमने क्वेश्चंस किए थे, यदि आज ये है तो वो दिन क्या होगा, ये दिन क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस बेटा रिलेटेड टू ऑड डेज थे, ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू क्या थे, ऑड डेज थे। फिर मैंने आपको एज कैलकुलेशन भी सिखाई थी। एज कैलकुलेशन सिखाने के बाद फिर मैंने आपको रेफरेंस वाले क्वेश्चन कराए थे। अच्छा, रेफरेंस कैलेंडर में क्या था कि या तो ईयर्स का डिफरेंस होगा, या फिर मंथ का डिफरेंस होगा, या फिर दोनों का डिफरेंस होगा। ईयर का डिफरेंस अलग होगा, मंथ का अलग होगा, तो इसमें 3 केस बनते हैं बेटा, है ना। कितने केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। चलिए साहब, बेटा एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 100 वर्ष में कितने होंगे, निकाल लो, है, हद करते हो। फिर उसमें 100 दिन भी एक्स्ट्रा जोड़ दो, 100 वर्ष में टोटल डेज कैलकुलेट करो बेटा। 100 वर्ष में कुल कितने दिन हो गए, 100 वर्ष में कितने दिन होंगे, 100 वर्ष में, है ना, है ना, तुम्हारे 76 तो नॉर्मल ईयर है, 24 तुम्हारे लीप ईयर है पहले 100 वर्ष में, है ना। और 76 वर्ष में कितने डेज हो गए, 76 वर्ष में डेज हो गए 76 × 365 दिन हो गए। और 24 वर्ष में कितने दिन हो गए, 24 × 366 हो गए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा सीधा 100 × 365 कर लो, प्लस कितने दिन फालतू हैं, 24 दिन फालतू हैं। तो ये हमारे टोटल डेज निकल कर आ गए। फिर 7 से भाग करो, जितनी बार 7 से भाग जाएगा उतने ही इसमें वीक बनेंगे, उतने ही इसमें क्या बनेंगे, वीक बनेंगे, वीक। समझ गए। चलिए साहब, तो हमने रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, रेफरेंस वाले कैलेंडर वाले क्वेश्चन करने के बाद मैंने आपको ना ये भी बताया था कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रेफरेंस कैलेंडर करने के बाद हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ा था कि कोई भी वर्ष कितने वर्ष में रिपीट होता है। अच्छा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बाद मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखा चुका हूँ कि कोई भी दिन बेटा एक सप्ताह में कितनी बार आता है, एक महीने में कितनी बार आता है, और एक साल में कितनी बार आता है। कोई भी दिन एक सप्ताह, एक महीने, एक साल में कितनी बार आता है। तो कुल मिला के हम 45 क्वेश्चन कर चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है इन 45 क्वेश्चन तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। और जिन बच्चों ने इन 45 क्वेश्चन का रिवीजन कर रखा है वही बच्चा आज का लेक्चर अटेंड करे, वरना आज की क्लास करने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारे लिए, वरना आज की क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। तो आज का लेक्चर कौन बच्चा अटेंड करेगा, जिसने ये 45 क्वेश्चन अटेंड कर रखे हैं। चलिए साहब, 45 क्वेश्चन का रिवीजन कर रखा है। अब मैं आप लोगों से कुछ बेसिक सी जानकारी लेना चाहता हूँ। बेटा मेरे 100 वर्ष है, आप ये बताओ 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है। ये कैलेंडर के बेटा पहले 100 वर्ष है, ये कंपैरिजन नहीं है, ये कैलेंडर के पहले 100 वर्ष है। बेटा पूरी रीजनिंग इजी है, शुरू के नहीं, पूरी रीजनिंग इजी है। ये कैलेंडर के 100 वर्ष हैं, और इनके 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है जल्दी से बताओ। और इन 100 वर्ष में कितने ऑड डेज बनेंगे जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। इन 100 वर्ष में कितने लीप ईयर और कितने ऑड डेज बनेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा। इन 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है और कितने ऑड डेज बनेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट से। हाँ जी बेटा, ज्यादा फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि हम माता रानी के दर्शन करके सुबह 4 बजे लौटे हैं दिल्ली। फिर मैं क्लास भी ले रहा हूँ सुबह से, तो इसीलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ चुपचाप से पढ़ लो, फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, है ना। माता रानी के लिए सबसे आशीर्वाद ले लिया हमने, सबके लिए।
हम्म 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है बेटा? सर 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलेंडर के पहले 100 साल में सिर्फ 24 ही लीप ईयर थे, क्योंकि जो 100वीं वर्ष थी हमारी वो लीप ईयर नहीं थी, है ना। तो कैलेंडर के पहले साल में सिर्फ 24 ही लीप ईयर थे, ओनली 24 लीप ईयर। अच्छा, मैं पूछता हूं कि 100 वर्ष में टोटल ऑड डेज कैसे निकालोगे? तो बेटा ऑड डेज निकालने की ट्रिक मैंने आपको क्या बताई है? ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक देखो, या तो आपको टोटल दिन पता हो, दिनों की कुल संख्या पता हो, तो सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। लेकिन बेटा 100 वर्ष में टोटल दिन कितने हैं ये कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी मैंने बताया था 365 गुणा 100 प्लस का 24 लीप ईयर है, तो 24 दिन मेरे फालतू हैं। तो अगर मैं 100 वर्ष में टोटल दिन कैलकुलेट करता हूं तो मेरे जो दिन निकल कर आएंगे वो दिन निकल कर आएंगे, इतने दिन निकल कर आएंगे। ये टोटल दिन आ गए मेरे 100 वर्ष में। अब मुझे 100 वर्ष में अगर ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं तो मैं 7 से भाग करके रिमाइंडर पता करूंगा मेरा कितना शेषफल है। 7 से भाग करके मेरा कितना शेषफल आएगा? तो ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है कि 100 वर्ष में, ये तो बिल्कुल ही बेसिक मेथड है, ये ममाज मेथड है ना, बिल्कुल बेसिक मेथड। ये मैंगो लाइफ के आपने कुल दिनों की संख्या पता कर ली, फिर 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लिया, ये हमारे टोटल ऑड डेज आ गए। लेकिन एक मैंने ईयर्स के केस में एक डायरेक्ट ट्रिक बताई है ऑड डेज कैलकुलेट करने की। बेटा ईयर्स के केस में डायरेक्ट ट्रिक क्या ऑड डेज कैलकुलेट करने की? सर ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। ईयर्स में अगर लीप ईयर जोड़ दो तो बेटा वो ऑड डेज बन जाते हैं। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। बेटा 100 में 24 बार जोड़ दो तो 124 हमारे ऑड डेज बन गए। लेकिन ऑड डे की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जब भी 7 या 7 से ज्यादा आए दोबारा 7 से भाग करके बेटा शेषफल पता कर लो, कितना शेषफल बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, यही हमारे ऑड डेज होंगे। तो 7 एकम 7 बचे 5, 7 फाइनली बेटा 5 बचा, 5 ऑड डे होंगे। यहां पर भी रिमाइंडर बेटा 5 ही निकलेगा। आप निकाल कर देखो, 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1, 7 एकम 7 बचे 5, 7 फाइनली बेटा 5 बचे। तो तुम या तो दिनों की कुल संख्या निकाल के सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, या फिर तुम जानते हो कि ईयर्स को ऑड डेज में कैसे बदलते हैं। डायरेक्ट ट्रिक है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। 7 का भाग करके वैल्यू को छोटा करते जाओ। जब भी वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा आए हमेशा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालते जाओ। और मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये हमारा बेसिक मेथड है कि 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन है। कहीं भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? भाई ऑड डेज की वैल्यू क्या होती है दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग करो, जो भी शेषफल निकले वो ऑड डेज। तो 100 वर्ष में बेटा इतने दिन है हमारे, 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। या फिर ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज, बात खत्म। तो हम ये बेसिक मेथड यूज नहीं करेंगे, ये ममाज मेथड यूज नहीं करेंगे। दिस इज मैंगो लाइफ, ये मैंगो लाइफ हम यूज नहीं करेंगे, है ना। 24 गुणा 366 होगा ना सर? 24, अरे तुम तो बिल्कुल गधे हो बेटा। 100 वर्ष में हमने पूरे 365 दिन मान लिए, तो 365 में सीधा 100 का गुणा कर दिया। लेकिन हमें पता है कुछ ऐसे वर्ष है जिसमें 365 की जगह 366 दिन थे। अच्छा, वो कितने वर्ष थे जिसमें 365 की जगह 366 दिन थे? वो सिर्फ 24 वर्ष थे। इसीलिए हमने 365 में सीधा 100 का गुणा किया और 24 दिन हमने अलग से जोड़ दिए, क्योंकि 24 दिन हमारे पास फालतू थे। इसीलिए टोटल दिनों की संख्या आई थी, है ना, टोटल दिनों की संख्या कितनी आई थी? 365 24। टोटल दिनों की संख्या कितनी आई थी? 36,524। हालांकि टोटल दिनों की संख्या 36,500 आनी चाहिए 100 वर्ष में, 365 गुणा 100। लेकिन 24 लीप ईयर है, यानी कि 24 साल ऐसे हैं जिसमें एक एक दिन फालतू है, तो वो 24 इसमें जोड़ो। तो 36,500 की जगह 36,524 दिनों की कुल संख्या है ना। हाँ जी, हाँ हाँ, नॉर्मल ईयर बेटा, हर 11 साल में मल्टीपल नहीं बेटा, 11 जोड़ो और जो 11 में रिपीट नहीं होगा उसके लिए 6 जोड़ो, 11 में जोड़ो या 6 जोड़ो। अब बेटा तुमने 100 वर्ष में ऑड डेज कैलकुलेट करे, है ना। अब तुम बताओ 200 साल में कितने ऑड डेज हैं, 300 साल में, और कैलेंडर के पहले 400 साल में कितने ऑड डेज हैं? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा, ये काम तुम्हारे लिए है। जैसे मैंने 100 वर्ष में तुम्हें टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करके बताया 5, ऐसे ही तुम कैलेंडर के 200 वर्ष में ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ 300 वर्ष में और 400 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं। जल्दी से ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ। फिर एक एक कमाल की चीज तुम्हें बताऊंगा मैं, तुम ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ,
फिर तुम्हें एक कमाल की चीज बताऊंगा, बेहद कमाल की चीज। जल्दी से ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 100 वर्ष में 24 लीप ईयर हो गए। अब ये बताओ, 200 वर्ष में मैंने आपको कितने लीप ईयर बताए थे? सर 200 वर्ष में आपने 48 लीप ईयर बताए थे। अब 200 वर्ष को अगर तुम मॉड डेज में कन्वर्ट करोगे तो 200 प्लस 48 बनता है 248। अच्छा, अब 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालोगे तो यहाँ पे शेषफल कितना बनेगा? जब हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ हमारा शेषफल कितना बनेगा, बताना जरा। सर 7 या 21 बचा 3, 7 पंजे 35, तो फाइनली कितना रिमाइंडर बचा? 3 रिमाइंडर बचा। बहुत बढ़िया। सर 300 में 72 ऑड डेज होते हैं, सॉरी 300 में 72 लीप ईयर होते हैं, जो हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो टोटल ऑड डेज हो गए 300 प्लस 72, 372। 7 से भाग करके अगर मैं शेषफल निकालता हूँ भैया, रिमाइंडर पता करता हूँ, तो मेरा रिमाइंडर निकलेगा 7 पंजे 35 बचे 2, 7 से 21, फाइनली कितना रिमाइंडर बचा? 1 रिमाइंडर बचा। 400 में बेटा 97 लीप ईयर होते हैं, तो 497 हो गया। 7 से भाग करके जब मैं शेषफल निकालूंगा, 7 से भाग करके जब मैं शेषफल निकालूंगा, सत्तू सत्तू उनचास, 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 0 रिमाइंडर आएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है, हमें एक चीज समझ आ गई बहुत अच्छे से। 100, 200, 300, 400 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो इसमें 24 लीप ईयर होते हैं, इसमें 48 होते हैं, इसमें 72 होते हैं, इसमें 97 लीप ईयर होते हैं। अगर मैं ऑड डेज की बात करता हूं, ऑड डेज की बात करता हूं तो 5310। अगर मैं ऑड डेज की बात करता हूं तो मेरा 5310, ये टेबल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को ना अच्छे से समझ लो।
ये लीप ईयर हो गए, ये ऑड डेज हो गए, ये मेरे ईयर्स हो गए। कैलेंडर चैप्टर में ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, चीजों को बेसिक मेथड से समझने की जरूरत है। कोई भी बच्चा रट्टा नहीं लगाएगा किसी भी प्रकार का, ठीक है। चीजें बेसिक तरीके से समझ आ रही हैं तो ही मजा आएगा बेटा पढ़ने का, वरना नहीं आएगा। 100 वर्ष में लीप ईयर्स की वैल्यू हमें पता है कि क्यों है, क्यों 24 है, यहाँ पर क्यों 48 है ना। हमें पता है कि 24 क्यों, 48 क्यों, 72 क्यों, और ये सारी चीज हम बेहतर तरीके से जानते हैं। और सर 5 क्यों है, 3 क्यों है, 1 क्यों है, 0 क्यों है। अब ये जो हमें 400 की टेबल बनी है ना, 400 में 0 और डेज होते हैं, यही 400 की टेबल हमें बार बार रिपीट करनी है। यही 400 की टेबल, यानी कि अगर कितने भी वर्ष में अगर ऑड डेज पूछता है तो आप इसी 400 की टेबल से ही, है ना, आप इसी 400 की टेबल से ही आप ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसी 400 की टेबल से ही आप ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मैं कहूँ 500 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, जरा कैलकुलेट करके बताना। 600 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, बेटा यही 400 की टेबल से ही आप कितने भी वर्ष में ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताऊंगा, ऐसी कमाल की बात जिसको सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। एक बहुत ही कमाल की बात मैं बताने वाला हूँ आपको, और आपको अभी एक बात जानकर ऐसी हैरानी होगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि सर ऐसा भी था, हमें तो आज तक ही नहीं पता था, हमें तो आज तक ही नहीं पता था ये वाली बात। देखो 400 वर्ष में 0 ऑड डेज, 500 वर्ष में कितने होंगे, 400 के मल्टीपल में ब्रेक करो, 400 प्लस 100, तो बेटा 0 प्लस 5 कितने होंगे, 0 प्लस 5 फाइनली 5 ऑड डेज होंगे। अच्छा 600 में कितने होंगे, 400 प्लस 200 यानी कि 0 प्लस 3 कितने होंगे, 0 प्लस 3 3 होंगे। 700 में 400 प्लस 300 यानी कि 0 प्लस 1 कितने होंगे, 0 प्लस 1 1 होंगे। 800 बेटा 400 का मल्टीपल है, यानी कि 0 का मल्टीपल कितना हो गया, 0 हो गया। 900 में कितने होंगे सर, 400 दूनी 800 प्लस 100, 800 प्लस 100, 0 इंटू 2, 800 प्लस 100 यानी कि फाइनली 5 आ गया। 1000 में कितने होंगे, 800 प्लस 200 यानी कि 0 इंटू 2 प्लस 3, तो फाइनली 3। आप लोग एक चीज जानते हो कि 100 200 300 400 साल में 5310 ऑड डेज निकले, यही 5310 ऑड डेज यहाँ निकले, यही 5310 ऑड डेज यहाँ निकलेंगे। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब पता है क्या है, कैलेंडर जो हमारा बना है ना, हमारा जो कैलेंडर बना है, जिस कैलेंडर का सबसे पहला दिन मंडे था, ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है हमारा, ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला जो दिन था डेट वाज मंडे। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस कैलेंडर का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है। सर हमारे इस कैलेंडर का कभी कोई आखिरी दिन हो ही नहीं सकता, हमारे इस कैलेंडर का कभी कोई आखिरी दिन हो ही नहीं सकता। पता है क्यों, क्योंकि हमारे कैलेंडर में सिर्फ 400 वर्ष लिखी गई हैं। 400 वर्ष बाद हमारा कैलेंडर बेटा रिपीट हो रहा है, एज इट इज रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब है हमारे कैलेंडर में चौथी शताब्दी के बाद जब पांचवी शताब्दी आई, जब 500वीं वर्ष आई, तो बेसिकली जो पांचवी शताब्दी थी ना वो पहली ही शताब्दी थी। यानी कि कैलेंडर में सिर्फ 4 ही शताब्दी लिखी गई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये पहले 100 वर्ष, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे 100 वर्ष। इसके बाद कैलेंडर रिपीटेशन मोड में लग गया है, रिसाइकिल मोड में। तो कैलेंडर में बस यही 400 वर्ष लिखे गए हैं और यही 400 वर्ष बार 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 रिपीट हो रहे हैं। किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल 6 साल लगते हैं, लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल लगते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी की पूरी सेंचुरी रिपीट होने में कितने साल लगेंगे, ये पूरे के पूरे 100 वर्ष रिपीट होने में कितने साल लगेंगे, पूरे के पूरे 100 वर्ष रिपीट होने में लगते हैं ठीक 400 साल। ठीक 400 साल बाद वही शताब्दी रिपीट हो जाती है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक 400 साल बाद वही हमारी शताब्दी रिपीट होने लगती है, ठीक 400 साल बाद। तो कैलेंडर में सिर्फ 4 प्रकार की शताब्दी हैं, कैलेंडर में सिर्फ 4 प्रकार की शताब्दी हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी। इसके अलावा कैलेंडर में कोई शताब्दी नहीं है। अच्छा आज की डेट क्या है, आज की डेट है 21 जनवरी, 21 जनवरी, 21 जनवरी 2025। क्या मुझे बता सकते हो ये कौन सी शताब्दी है, ये कौन सी शताब्दी है, क्या मुझे बता सकते हो,
ये कौन सी शताब्दी है? जेन्युइन डाटा तो पूछो बेटा, कौन सा जेन्युइन डाउट है तुम्हारा, बता सकते हो? हैं बेटा, वेबसाइट बंद हो चुकी है, मैं हर डेली बताता हूँ आपको वेबसाइट के बारे में, वेबसाइट किसी रीजन से बंद हो चुकी है। सर ये हमारी 21वीं शताब्दी है, ये हमारी कौन सी शताब्दी है? 21वीं, ये हमारी 21वीं शताब्दी है। ये हमारी 20 शताब्दी पूरी होकर 21वीं शताब्दी लग गई। और कैलेंडर में जो बेसिकली 21वीं शताब्दी थी, कैलेंडर में तो सिर्फ 4 प्रकार की शताब्दी हैं, कैलेंडर में तो सिर्फ 4 प्रकार की शताब्दी हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इन चारों में से कौन सी है? सर 4 पंजे 20 यानी कि 100। तो बेसिकली कैलेंडर की जो 21वीं शताब्दी है वो पहली शताब्दी के ही इक्विवेलेंट है। ये जो कैलेंडर की है ना, ये जो कैलेंडर की 21वीं शताब्दी है ना, ये जो कैलेंडर की 21वीं शताब्दी है, ये कैलेंडर की पहली शताब्दी के ही इक्विवेलेंट है। 21st सेंचुरी इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट सेंचुरी। जो कैलेंडर के पहले 100 वर्ष थे, ये वही पहले 100 वर्ष है। 2025 का मतलब ये 25वां वर्ष है। तो जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था, तो कैलेंडर का शुरुआत का जो 25वां वर्ष था, ये वही 25वां वर्ष है। तो 21वीं शताब्दी ही बेसिकली पहली शताब्दी है। कैलेंडर में सिर्फ 4 प्रकार की शताब्दी होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इन चारों के अलावा कोई शताब्दी कैलेंडर में होती नहीं है, हमेशा याद रखना। इसीलिए 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 है ना, इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है ना बेटा, किस साल में कितने संडे कितने मंडे? ये बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि किसी भी नॉर्मल ईयर में बेटा कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है। किसी भी नॉर्मल ईयर में कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है, और लीप ईयर में भी कोई भी दिन कम से कम 52 बार आता है। लेकिन लेकिन नॉर्मल ईयर में जो नॉर्मल ईयर का पहला या आखिरी दिन होता है, वो उस वर्ष में 53 बार आ जाता है। जबकि लीप ईयर में क्या होता है कि साल का पहले 2 दिन या आखिरी के 2 दिन 53 बार आते हैं। लीप ईयर में 2 दिन 53 बार आते हैं, जबकि नॉर्मल ईयर में सिर्फ इन अ ईयर, अगर मैं ईयर की बात करूं तो किसी भी वर्ष में, लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, हर दिन बेटा 52 बार आता है। नॉर्मल ईयर में सिर्फ एक दिन 53 बार आता है, वो होता है साल का पहला या आखिरी। लीप ईयर में पहले 2 दिन 53 बार आते हैं, पहले 2 दिन या आखिरी के 2 दिन, बस ये कंसेप्ट था बेटा, किसी भी साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है। हाँ जी। तो कैलेंडर में सिर्फ 4 प्रकार की शताब्दी होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इन 4 प्रकार की शताब्दी के अलावा कैलेंडर में कोई शताब्दी होती नहीं है। कैलेंडर के पहले 100 वर्ष है। आप मुझे बता सकते हो पहले 100 वर्ष बेटा 1 से लेके 100 तक थे। कैलेंडर के दूसरे जो 100 वर्ष थे वो 101 से लेके 200 तक थे। कैलेंडर के तीसरे जो 100 वर्ष थे वो 201 से लेके 300 तक थे। कैलेंडर के जो चौथे 100 वर्ष थे वो 301 से लेके 400 तक थे। 301 का मतलब बेटा चौथी शताब्दी शुरू हो गई है ना, चौथी शताब्दी शुरू हो चुकी है। कैलेंडर में सिर्फ ये 4 प्रकार की शताब्दी हैं, इन 4 के अलावा कोई सेंचुरी है नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं ना 21वीं सेंचुरी, तो वो बेसिकली पहली ही शताब्दी है। इसीलिए कैलेंडर में एक क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन था या अंतिम दिन था, क्योंकि कैलेंडर में 4 ही प्रकार की शताब्दी है। तो शताब्दी की जो अंतिम और प्रथम दिन है ना, वो भी फिक्स है। शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन वो भी फिक्स है। इनके जो ऑड डेज है वो है 5310। ऑड डेज कितने हैं? 5310, ये ऑड डेज है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सेंचुरी के फर्स्ट और लास्ट डे से रिलेटेड, है ना, शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कैलेंडर है वो मंडे से शुरुआत हुआ था। मंडे पहला दिन था कैलेंडर का, ट्यूसडे दूसरा दिन, वेंसडे कैलेंडर का तीसरा दिन था, थर्सडे कैलेंडर का चौथा दिन, फ्राइडे कैलेंडर का पांचवा दिन, सैटरडे कैलेंडर का छठा दिन, और जो संडे था वो कैलेंडर का आखिरी या जीरो बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये सेंचुरीज के जो ऑड डेज है ना बेटा, बेसिकली यही सेंचुरी के लास्ट डे भी है। तो जो पहली शताब्दी हमारी खत्म हुई है वो पांचवा यानी कि फ्राइडे। तो जितनी भी हमारी पहली शताब्दी है उनके अंतिम दिन आपको हमेशा फ्राइडे मिलेंगे। जितनी भी हमारी पहली शताब्दी है उनके अंतिम दिन आपको फ्राइडे मिलेंगे। जैसे 31 दिसंबर 100, 31 दिसंबर 100, 31 दिसंबर 1700, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर है ना 2100, 31 दिसंबर
है ना, 1300, ये सब पहली शताब्दी है और ये पहली शताब्दी के अंतिम दिन है। ये सब पहली शताब्दी के अंतिम दिन है और ये दिन क्या होंगे, फ्राइडे होंगे, क्योंकि जितनी भी टाइप की पहली शताब्दी है वो हमेशा फ्राइडे पर ही खत्म होंगी। जितनी भी टाइप की पहली शताब्दी है वो हमेशा फ्राइडे पर ही खत्म होंगी। ये जो 5310 है ना, यही सेंचुरी की अंतिम दिन है। जितनी भी टाइप की पहली शताब्दी है, बेटा वेबसाइट बंद हो चुकी है, बता तो दी मैंने। जितनी भी टाइप की पहली शताब्दी है ना, है ना, जितनी भी टाइप की पहली शताब्दी है उनके अंतिम दिन क्या होंगे, उनके अंतिम दिन फ्राइडे होंगे। चलो इस चीज को प्रूव कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ही गलत हूँ, है ना। प्रूव कर लेते हैं एक बार, एक बार इसको प्रूव कर लेते हैं। आजा आजा, हाँ, 31 दिसंबर 1700 का दिन देखता हूँ मैं। 31 दिसंबर 1700 का कैलेंडर। और हमने क्या बताया, 31 दिसंबर 1700 को क्या होना चाहिए, फ्राइडे होना चाहिए। 31 दिसंबर 1700 को क्या होना चाहिए, फ्राइडे होना चाहिए। फ्राइडे 31 दिसंबर 1700 को फ्राइडे होना चाहिए। ये 1700 का कैलेंडर है, ये 31 दिसंबर 1700 का कैलेंडर है। और 31 दिसंबर 17 को बेटा 1700 को फ्राइडे होना चाहिए। अगर फ्राइडे नहीं हुआ तो फिर तो हमारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये पहली शताब्दी का अंतिम दिन है। अब कहाँ गया, कोई और कैलेंडर देख, ये रहा, ये रहा 31 दिसंबर 1700, यहाँ देखो आप, ये रहा 31 दिसंबर 17 को फ्राइडे है कि नहीं है, जरा चेक करना। 31 दिसंबर 1700 को फ्राइडे है कि नहीं है, जरा चेक करना। 31 दिसंबर, सर ये रहा 31 दिसंबर को फ्राइडे। ये दिसंबर बेटा, दिसंबर 1700 का दिन है। ये दिसंबर 1700 का कैलेंडर है भैया, ये दिसंबर 1700 का कैलेंडर है। और 31 दिसंबर 1700 को फ्राइडे है कि नहीं है, सर जी हाँ, 31 दिसंबर 1700 को फ्राइडे ही है। 31 दिसंबर 1700 को भी फ्राइडे होगा, 31 दिसंबर 2100 को भी फ्राइडे होगा, 31 दिसंबर 1300 को भी फ्राइडे होगा, है ना। आप कोई भी देख लो बेटा, 1300 भी देख लो। अरे यार तुम 1300 भी देख लो, घबराते क्यों, घबराना नहीं है बेटा। जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। लो 31 दिसंबर 1300 का कैलेंडर तो खुला नहीं, खुल गया, ये रहा 31 दिसंबर 1300 खुल गया। यहाँ देखो, कुछ देखने को तुम्हें मिल जाए तो, ये रहा 31 दिसंबर 1300, देखो ये रहा 31 दिसंबर को फ्राइडे ही है, फ्राइडे ही है। 1300 को भी बेटा फ्राइडे ही है। तुम 2100 का कैलेंडर देख लो, 2100 को भी तुम्हें फ्राइडे ही दिखाई देगा। 2100 को भी फ्राइडे ही आएगा निकल के मेरे भाई, ये रहा लो 13 दिसंबर। एक काम करते हैं ना, मैं कैलेंडर की जगह सीधा डे ही ना लिख दूं, या सीधा डे ही लिख देता हूँ, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो 31 दिसंबर 2100 को फ्राइडे आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। अब मैं आपको 1700 दिखाता हूँ, 1700 को देखना फ्राइडे, 31 दिसंबर 1700 फ्राइडे। और मैं तुम्हें 1300 दिखाता हूँ, 1300 तुम देख नहीं पा रहे थे ना, 1300 लो, तुम 1300 देखो, 31 दिसंबर 1300 फ्राइडे। ये गलत है, ये 23 लिख दिया, ये 31 ही है। और तुम देखो 1300 के अलावा देखो तुम 900 देखो, 900, तुम 900 देखो, 900, 900 भी पहली शताब्दी है, इसका दिखा नहीं रहा। गूगल भी फेल हो गया, लेकिन बेटा तुम फेल नहीं होगे। गूगल भी फेल हो जाएगा बट तुम फेल नहीं होगे, चिंता मत करो। तो जितनी भी पहली टाइप की शताब्दी है उनके अंतिम दिन हमेशा क्या होंगे, फ्राइडे होंगे, क्योंकि 100 वर्ष में 5 और डेज है, 5 का मतलब फ्राइडे है। तो 100 वर्ष, 100वीं वर्ष का जो अंतिम दिन था तो फ्राइडे था। अब बताओ जितनी भी दूसरी टाइप की शताब्दी है उसका अंतिम दिन 3, 3 का मतलब क्या है, तीसरा दिन, यानी कि वेंसडे। जितनी भी तीसरी शताब्दी है उसका अंतिम दिन 1, 1 का मतलब मंडे। और जितनी भी चौथी शताब्दी है उसका अंतिम दिन 0, 0 का मतलब क्या है, संडे। यानी कि कोई भी शताब्दी हमारी अगर खत्म होगी, कोई भी शताब्दी अगर हमारी खत्म होगी तो वो हमेशा संडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे पर ही खत्म हो सकती है। यही 4 दिन है जो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। इन चारों के अलावा कोई भी दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। कहने का मतलब है संडे, मंडे, ट्यूसडे का भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, थर्सडे किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, और सैटरडे, टीटीएस, ये 3 दिन ऐसे हैं जो कभी भी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते।
ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कभी शताब्दी के अंतिम दिन हो ही नहीं सकते भाई। संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है, फ्राइडे, लेकिन टीटीएस कभी किसी सेंचुरी के लास्ट डे कैलकुलेट नहीं हो सकते, है ना। हाँ जी, टीटीएस कभी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। अच्छा, आपको शताब्दी के अंतिम दिन पता चल गए, तो आप मुझे शताब्दी के प्रथम दिन बता दो, फर्स्ट डे। सोच समझ के बताओ बेटा, जो दूसरी शताब्दी है उसका पहला दिन क्या होगा, यानी कि 1 जनवरी 101 को कौन सा दिन है। ये दूसरी शताब्दी का बेटा पहला दिन है। ये क्या है, ये दूसरी शताब्दी का पहला दिन, ये दूसरी शताब्दी का पहला दिन है, ये दूसरी शताब्दी का पहला दिन है। 1 जनवरी 101 दूसरी शताब्दी का पहला दिन है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे फटाफट से बेटा। हाँ जी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 1 रो 3 कॉलम में कितने स्क्वायर होंगे। अरे क्या पूछ रहे हो यार, 1 रो 3 कॉलम में कितने स्क्वायर होंगे हैं? इसमें कितने स्क्वायर होंगे, तुमसे स्क्वायर काउंट नहीं हो रहे इसमें, कितने स्क्वायर होंगे इसमें। अरे इसमें 3 स्क्वायर होंगे इंडिविजुअल, बस जो इंडिविजुअल बनेंगे बस वही है। रेक्टेंगल पूछेगा तो सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3। हाँ जी, जल्दी से बताओ बेटा। 200वीं शताब्दी का, दूसरी शताब्दी का पहला दिन। कॉमन सेंस यूज करो बेटा, कॉमन सेंस। देखो, आज 2000 में कितने दिन है, इतनी पटक पटक के तुम्हें मारेंगे ना, सुधर जाओगे तुम। 2000 वर्ष में कितने दिन है, 10,000 वर्ष में कितने दिन है, अरे 10 लाख वर्ष में निकालो कितने दिन है। सुबह 4 बजे आए हैं बेटा माता रानी के दर्शन करके, और ये फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, सुबह से पढ़ा रहा हूं मैं। है, मुझे एक बात बताओ, पहली शताब्दी का आखिरी दिन बेटा फ्राइडे है। मान लो कि आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है, मान लो कि आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है और आज फ्राइडे है। अगर आज पहली शताब्दी खत्म हो रही है तो बेटा कल से कौन सी शताब्दी शुरू होगी, दूसरी। और अगर पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हुई है तो मेरे भाई मेरे दोस्त, उसके अगले दिन दूसरी शताब्दी नहीं शुरू हो जाएगी। अगर फर्स्ट सेंचुरी फ्राइडे पे खत्म हुई है तो उसके नेक्स्ट डे सैटरडे से सेकेंड सेंचुरी शुरू होगी कि नहीं होगी। अगर पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म हुई है तो भैया उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शुरू होगी कि नहीं होगी, सर डेफिनेटली होगी। अगर दूसरी वेंसडे पे खत्म हुई है तो उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू होगी कि नहीं होगी, सर बिल्कुल होगी। अगर तीसरी मंडे पे खत्म हुई है तो उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू होगी कि नहीं होगी, सर बिल्कुल होगी। अगर चौथी शताब्दी संडे पे खत्म हुई है तो उसके अगले दिन मंडे से बेटा पांचवी शताब्दी शुरू होगी कि नहीं होगी। और सर जो पांचवी शताब्दी थी तो वही तो पहली शताब्दी है, और हम जानते हैं कि पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था। पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था, तो ये कैलेंडर की शुरुआत ही मंडे से हुई थी। तो दीज आर द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। तो किसी भी शताब्दी के जो प्रथम दिन होते हैं वो बेटा कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्रथम दिन बेटा, प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। कहने का मतलब है जो टीटीएस अंतिम दिन नहीं बन सकते वही टीटीएस प्रथम दिन बनते हैं, और जो प्रथम दिन होते हैं वो अंतिम दिन नहीं होते, एक्सेप्ट मंडे। मंडे को छोड़कर बेटा, मंडे बेटा फर्स्ट डे भी होता है, मंडे लास्ट डे भी होता है, मंडे को छोड़कर सभी दिन अलग अलग है। तो कौन कौन सी शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते बेटा, संडे प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, वेंसडे और फ्राइडे। संडे, वेंसडे, फ्राइडे। बेटा ये तो दुनिया जानती थी, किसी भी टीचर से आप पढ़ोगे हर टीचर तुम्हें बता देगा कि ये शताब्दी के अंतिम दिन है, ये शताब्दी के प्रथम दिन है। लेकिन ये टीचर नहीं बता सकता कि पर्टिकुलर सेंचुरी का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या है। जैसे आपसे कोई पूछे 17वीं 17वीं शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन बताओ, 17वीं शताब्दी का पहला और अंतिम दिन क्या था, पहला व अंतिम दिन। ये नहीं बता सकता कोई टीचर तुम्हारे अलावा। मतलब टीचर बता सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ये कंसेप्ट कोई बताता नहीं है कि पर्टिकुलर किसी सेंचुरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे कैसे निकालोगे। तो भैया 17वीं शताब्दी का पहला अंतिम दिन क्या था। 17वीं शताब्दी कौन सी शताब्दी के इक्विवेलेंट है, 4 × 16 यानी कि 100 बचा, यानी कि पहली शताब्दी के इक्विवेलेंट है। पहली शताब्दी का प्रथम दिन क्या है, मंडे, और पहली शताब्दी का अंतिम दिन क्या है, 5 का मतलब फ्राइडे। तो 17वीं शताब्दी का पहला दिन मंडे है और 17वीं शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो फ्राइडे है। मुझे आप ये डेट बता सकते हो 17वीं शताब्दी के पहले दिन की डेट क्या है,
सर 17वीं शताब्दी के पहले दिन की डेट है 1 जनवरी 1601। ये 17वीं शताब्दी के पहले दिन की डेट है और अंतिम दिन की डेट क्या है? 31 दिसंबर 1700। 31 दिसंबर 1700 ये दिन है बेटा हमारा मंडे और ये दिन है हमारा फ्राइडे। ये दोनों चीजें प्रूफ कर लें। 1 जनवरी 1601 को मंडे है कि नहीं है? 1 जनवरी 1601, 1 जनवरी 1601, 1 जनवरी 1601 मंडे आना चाहिए भैया। देखो 1 जनवरी 1601 मंडे आ गया निकल के, बहुत बढ़िया। 17वीं शताब्दी का पहला दिन मंडे आ गया, बहुत बढ़िया। अब अंतिम दिन देखते हैं 17वीं शताब्दी का। 31 दिसंबर 1700 हमारा आना चाहिए फ्राइडे निकल के। सर फ्राइडे आ गया निकल के, 31 दिसंबर 1700 को फ्राइडे आ गया। दोनों चीजें हमने देख ली, है ना? हाँ जी। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम और प्रथम दिन तुम्हें पता चल गया, क्योंकि शताब्दी ही हमारी 4 टाइप की होती है। शताब्दी ही हमारी सिर्फ 4 टाइप की होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 10 दिन में कितने विषम दिन है? 100 वर्ष में कितने विषम दिन है? जल्दी से कैलकुलेट करना। और 1000 वर्ष में कितने विषम दिन है? 1700 वर्ष में कितने विषम दिन है? 1900 वर्ष में कितने विषम दिन है? 1946 वर्ष में कितने विषम दिन है? 1949 वर्ष में कितने विषम दिन है? और 2024 वर्ष में कितने विषम दिन है? टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ मुझे, ऑड डेज। हाँ जी, टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ मुझे फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। भैया 10 दिन में कितने और डेज है? सीधा 7 से भाग करो, रिमाइंडर निकालो। 7 एकम 7 कितना बचा? 3 बचा। यहाँ 7 से भाग कर नहीं सकता मैं, सीधा
जोड़ने पड़ेंगे, 124, 124। अब 7 से भाग करके रिमाइंडर आएगा 5 मेरा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 100 वर्ष में 5 ऑड डेज होते हैं। अच्छा, 400 वर्ष में, 1000 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? सर 400 के मल्टीपल से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये वाली टेबल हमारे दिमाग में प्रिंट होनी चाहिए। 100, 200, 300, 400 साल में कितने ऑड डेज हैं? 5, 3, 1, 0। ये टेबल हमारे दिमाग में प्रिंट होनी चाहिए। तो 100 में सीधा 5 लिख दिए। 2000 में कितने होंगे? 400 दूनी 800, 800 प्लस 200, 0 प्लस 3, 3 होगा, है ना? तो 3 आ गया। 1700 में कितने होंगे? 4 चौक 1600, 1600 प्लस 100 यानी कि 0 प्लस 5। भाई 1700 को मैं लिख सकता हूँ ना 400 गुणा 4 प्लस 100, और 400 में होते हैं 0, तो 0 गुणा 4, और 100 में होते हैं 5, तो फाइनली 5 आ गया। 1900 में कितने होंगे बेटा? 400 गुणा 4 यानी कि 1600 प्लस 300, और 400 में होते हैं 0 गुणा 4। 300 में कितने होते हैं? 300 में 1 होता है, तो फाइनली 1 आ गया। लेकिन 1946 वर्ष में ऑड डेज कैसे निकालोगे? सर 1946 वर्ष में कितना ऑड डेज निकालोगे? इसको तोड़ सकते हो। 1600, 1600 प्लस 300 और प्लस 46 वर्ष। अच्छा, 1600 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं? 1600 में 400 का मल्टीपल है 1600 में 400। 1600 में 0 ऑड डेज है। 300 में कितने ऑड डेज है? 300 में 1 ऑड डे है। अब 46 वर्ष में कितने ऑड डेज है, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि ईयर्स में ऑड डेज तब कैलकुलेट होते हैं जब उसमें लीप ईयर जोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे लीप ईयर जोड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है यहाँ पे लीप ईयर जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लीप ईयर जोड़ने पड़ेंगे। अब 46 वर्ष में कितने लीप ईयर है बेटा? रेफरेंस तो है नहीं, तो ये कैलेंडर के पहले 46 वर्ष मान लो। 4 से भाग करो, कितनी बार 4 से भाग जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो इसमें 11 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है? 11 लीप ईयर है। तो बेटा 46 और 11 कितना हो गया? 46 और 11 हो गया बेटा 57। तो फाइनली 7 से भाग करके 7, 8, 56, कितना बचा? 1 बचा। तो फाइनली कितने ऑड डेज आ गए हमारे? फाइनली आ गए 2 ऑड डेज। फाइनली हमारे कितने ऑड डेज आ गए? फाइनली हमारे 2 ऑड डेज आ गए, है ना? हाँ जी। 1949 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे भैया? 1600 प्लस 300, 900। 1600 प्लस 300 कितने आ गए? 1900। 1949, और 49 में आए हुए लीप ईयर और जोड़ दो। 12 चौक 48, बस। 1600 में 0, 300 में 1 होता है, 49 में 0, 7 एकम 7, कितना बचा? 5। तो फाइनली बेटा कितने ऑड डेज आ गए? 6 ऑड डेज आ गए निकल के। फाइनली कितने ऑड डेज आ गए? 6 ऑड डेज निकल के आ गए। बस आपको इतना याद रखना है बेटा, इन ईयर्स में ये लीप ईयर जोड़ने जरूरी है। इन ईयर्स में ये लीप ईयर जोड़ने जरूरी है, क्योंकि ईयर्स को ऑड डेज में तभी बदल सकते हैं जब उसमें लीप ईयर जोड़ दें। इसी बात पर तुम मुझे बता दो 2024 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं? 2024 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, ये और बता दो। सर 2024 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं? इसको तोड़ेंगे हम। 2000 प्लस 24, और 24 में आए हुए लीप ईयर। 4 से भाग करो, 4 छिंग 24, 6 बार भाग जाएगा, 6 लीप ईयर है। बस खत्म कहानी बेटा। 2000 को छोटा करो, 2000 में कितने ऑड डेज होंगे? 0। 7 के 21, कितना बचा? 3, और ये 6, 9। 9 का मतलब 2024 में कितने ऑड डेज हैं? 2 ऑड डेज है। तो बेटा ऑड डेज की वैल्यू तुम बेटा दिन में भी निकाल सकते हो, और कितने भी साल में तुम ऑड डेज की वैल्यू निकाल सकते हो। चाहे 10,000 साल में पूछे, 20,000 साल में पूछे, 40,000 साल में पूछे, 1942 साल में पूछे, कितने भी साल में कितने ऑड डेज हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने भी साल में कितने ऑड डेज हैं ये हम बेसिक मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये जो हमने पढ़ा हमने टोटल कितने क्वेश्चन बना लिए थे? आगे क्वेश्चन बनाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के। हम क्वेश्चन बना चुके हैं 42, 45, 45 क्वेश्चन बना चुके हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी कुछ मैंने अभी आपको सिखाया है, उस कॉन्सेप्ट पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जो मैंने आपको, है ना, सेंचुरी का कॉन्सेप्ट सिखाया, जो ऑड डेज निकालने का कॉन्सेप्ट सिखाया, उस कॉन्सेप्ट पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं जरा ये देख लेते हैं। इनमें से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? ये बताओ, अंतिम दिन कौन कौन से दिन होते हैं? सर टीटीएस शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते, बताया था ना। टीटीएस शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते, तो संडे, मंडे, बुध, वेंसडे। तो ट्यूसडे सेंचुरी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। ट्यूसडे सेंचुरी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता?
तो बेटा टीटीएस प्रथम दिन होते हैं, टीटीएस को छोड़कर कोई भी प्रथम दिन नहीं हो सकता, टीटीएस और मंडे को छोड़कर। तो बेटा सैटरडे थर्सडे मंडे ये प्रथम दिन होते हैं। तो बेटा जो संडे है वो हमारा प्रथम दिन नहीं हो सकता। संडे हमारा प्रथम दिन नहीं हो सकता, संडे हमारा प्रथम दिन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को बनाओ तुम। क्वेश्चन नंबर 48 को बनाओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो पता चल जाएगा कि ये बढ़िया क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है क्यों सर ट्यूसडे अंतिम दिन क्यों नहीं हो सकता? तुम बेटा चुल्लू पर पानी लो, उसको पी जाओ और मुर्गा बन जाओ। अभी इतनी देर से समझाया था कि कौन सी शताब्दी के अंतिम दिन होते हैं, प्रथम दिन होते हैं, उसके बाद भी तुम्हारी ये हालत है। एक तो लेट क्लास ज्वाइन करने वाले बहुत बेकार बच्चे होते हैं। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 को रविवार को मनाती है। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 को, है ना, रविवार को सेलिब्रेट करती है। अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर कब मनाएगी? अगली बार वह अपना जन्मदिन, बेटा इंडिविजुअल ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, पहले 2008 लिखो, 2008। क्या बेटा ऑड डेज की वैल्यू 0 निकल कर आएगी? सर 4 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर, 2004 तो लीप ईयर काउंट नहीं होगा, 6 मार्च से चलोगे ये काउंट होगा। 5 तो बेटा +5 करेंगे, यानी कि +5 का मतलब है 2008 को तो बेटा वो फ्राइडे में सेलिब्रेट करेगी ना। दो ये बेटा ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 2009 को चूज करो, 2009। अगर मैं 2009 लिखता हूँ, बेटा कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। 2004 तो लीप ईयर है नहीं, क्योंकि 6 मार्च से आगे चलोगे तो फरवरी पहले ही छूट गई। 2008 सिर्फ एक ही लीप ईयर आएगा, 5 और 1 6, प्लस का 6, संडे +6, संडे -1, यानी कि सैटरडे। यानी कि 2009 को तो बेटा सैटरडे को होगा उसका बर्थडे, 2009 में सैटरडे को आएगा। गलत जवाब, 2009 भी हटा दो। 2010, अगर मैं 2010 देखता हूँ तो बेटा कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 2008 7 का मतलब 0, संडे +0 संडे। इसका मतलब अंकिता अपना जन्मदिन फ्राइडे को बेटा दोबारा सेलिब्रेट कब करेगी? 2010 में। फ्राइडे को सेलिब्रेट, ये होगा सैटरडे। तो अंकिता अपना जन्मदिन फ्राइडे को दोबारा से सेलिब्रेट कब करेगी? अंकिता अपना जन्मदिन फ्राइडे को दोबारा सेलिब्रेट कब करेगी? अरे गलत 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 गलत, फ्राइडे क्यों लिख दिया? संडे +0 संडे। अपना अंकिता अपना जन्मदिन संडे को दोबारा सेलिब्रेट कब करेगी? 2010। मंडे आएगा, मंडे। हाँ जी। तो अपना अपना अंकिता अपना जन्मदिन दोबारा से 2010 में सेलिब्रेट करेगी। अब आप में से बच्चे सोच रहे हैं सर ये तो लीप ईयर है, ये तो लीप ईयर है और ये नॉर्मल ईयर है। तो मैंने आपसे कहा था लीप ईयर नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, लेकिन पर्टिकुलर एक दिन तो सेम हो सकता है, पर्टिकुलर एक दिन तो सेम हो सकता है। तो बेटा ये जो कैलेंडर है ना, ये 1 मार्च से 31 दिसंबर तक सेम है, लेकिन 28 फरवरी से पहले का कैलेंडर अलग अलग है। 28 फरवरी से पहले का कैलेंडर अलग अलग है, समझ रहे हो? चलिए साहब, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। करो बेटा, इस क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से, रीड करो क्या लिखा।
पढ़ो पढ़ो बेटा फटाफट से। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। 365 7 से भाग करो, 7 पंजे 35 बचा एक, 7 दूनी 14 बचा एक फाइनली। तो कपिल कृष्णा से कपिल से 60 सप्ताह, 60 सप्ताह में कितने और डेज होते हैं? 0। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, बेटा अगर सुदेश संडे को पैदा हुआ, अगर सुदेश जो है रविवार को पैदा हुआ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कपिल कब पैदा हुआ होगा? बेटा सुदेश कपिल से 7 सप्ताह बड़ा है। सुदेश और कपिल के बीच में 60 सप्ताह का अंतर है। 60 सप्ताह का मतलब 0 और डे का अंतर है। 0 और डे का मतलब है जिस दिन सुदेश पैदा हुआ डेफिनेटली कपिल भी उसी दिन पैदा होगा, क्योंकि सुदेश और कपिल में 60 सप्ताह का अंतर है। 60 सप्ताह का मतलब 0 और डे, तो जिस दिन सुदेश पैदा हुआ उसी दिन कपिल पैदा होगा। बेटा कपिल संडे को पैदा हुआ। अच्छा, कपिल कृष्णा से बड़ा है, कपिल बड़ा है कृष्णा छोटा है ना? कपिल बड़ा है कृष्णा। जब हम उम्र में बड़े व्यक्ति से छोटे व्यक्ति पे जाते हैं तो हम कैलेंडर में आगे जाते हैं पीछे? जब हम उम्र में बड़े से छोटे पे जाते हैं तो कैलेंडर में आगे जाते हैं पीछे। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1980, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1990। इसमें ये व्यक्ति बड़ा होगा, ये व्यक्ति छोटा होगा। तो जब कैलेंडर में हम बड़े से छोटे व्यक्ति पे जाते हैं तो कैलेंडर में हम आगे जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं तो हम प्लस करते हैं। तो कपिल कृष्णा से बड़ा है, तो हम कपिल से कृष्णा पे जा रहे हैं। इनके बीच में जो ऑड डेज है वो 1 है, 1। इसलिए कपिल अगर संडे को पैदा हुआ उसके ठीक एक दिन बाद कृष्णा पैदा हुआ, क्योंकि कपिल बड़ा है। तो संडे के ठीक एक दिन बाद मंडे को कृष्णा पैदा हुआ। तो कृष्णा कब पैदा हुआ? कृष्णा मंडे को पैदा हुआ, है ना? चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। बेटा ये लेक्चर 2 दिन और चलेगा, है ना? इस लेक्चर की 2 क्लासेस और होंगी। आज तो हो गई, कल और परसों बस। ठीक है? लव यू गाइस, लव यू और गुड बाय। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।